हर दिन के साथ में समय निकल रहा है तो जल्दी से ज्वाइन करिए क्रैश कोर्स को समीक्षा अधिकारी के लिए, ताकि आप कंप्लीट तैयारी कर पाएं इन बचे हुए दिनों में। अभी तकरीबन 40 दिन के आसपास है हमारा जो कोर्स है, क्रैश कोर्स 45 डेज का है, जिसमें ऑलरेडी आप डिले हो चुके हो। तो जल्दी से उसको ज्वाइन करो और डेली बेसिस पर पीडीएफ लो, जिस पीडीएफ में आपको वो सब कुछ दिया होगा जो एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। मल्टीपल टाइम्स उसको पढ़ो ताकि आपकी तैयारी मुकम्मल हो पाए। अगर आप लोग घटनाचक्र की, इंडियन हिस्ट्री की पूर्वावलोकन की समरी चाहते हो तो वो आप ले सकते हो। उसके लिए आपको मात्र 99 रुपये का पेमेंट करना होगा, जिसके माध्यम से आप मल्टीपल टाइम्स उस बुक को पढ़ पाओगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, महेश वर्णवाल की जो ज्योग्राफी की बुक है उसको हम लोग कवर अप कर रहे हैं। अभी ये चैप्टर नंबर 2 है इंडियन ज्योग्राफी का। पहला चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको जाकर आप देख सकते हो। यहाँ पर डायरेक्टली बुक की पीडीएफ से मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि उसकी जो समरी है उस समरी को यहाँ पर कवर अप करवाया जा रहा है। सो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन ना करा हो तो ज़रूर कर लीजिएगा इस बुक को कवर अप करने के लिए एक समराइज्ड फॉर्म में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। जो भी लोग अभी तक नहीं जुड़े हों चैनल से, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के मैसेज सेंटर में भी दिया हुआ है। इसके अलावा आप अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे वीडियो के, वहाँ पर भी आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक से जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का वो है भारत की भूगर्भिक संरचना। भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में बात करें तो इससे आपको क्या क्या जानकारी मिलती है। पहला ये कि जो चट्टानें हैं उन चट्टानों के बारे में पता चलता है, उनकी प्रकृति क्या है, और दूसरा उनका स्वरूप क्या है। ठीक है, ये दो इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है जब हम भूगर्भिक संरचना के बारे में जानते हैं। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को 3 अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। एक है आपका दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, एक है उत्तर की विशाल पर्वतमाला, और तीसरा है आपका उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। अब ये जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, इससे ये पता चलेगा कि जब हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो वहाँ की चट्टानें बहुत कठोर हैं। अब उन चट्टानों से क्या है, जब कठोर चट्टानें तो पानी अंदर रिसेगा नहीं, यानी कि वहाँ पर तालाब वगैरह वो ईजिली कंस्ट्रक्ट करे जा सकते हैं, जिससे जो है इरिगेशन की फैसिलिटी होगी। वहाँ पर मिनरल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, रीज़न बीइंग कि वो चट्टानें कैसी हैं जो आपका इग्नियस रॉक से बनी हुई हैं। सो उस सब के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है। ये गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। प्री कैम्ब्रियन काल के बाद से ही ये जो भाग है ये कभी भी पूरी तरीके से समुद्र में नहीं डूबा था। आर्कियन युग की बात करें तो आर्कियन युग के जो आग्नेय चट्टानें हैं या फिर जो इग्नियस रॉक्स हैं उससे ये निर्मित है, जो अब नीस और शिस्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुका है। यानी कि कन्वर्ट किस में हो चुका है, नीस और शिस्ट में। स्टार्टिंग में ये इग्नियस रॉक से पूरा निर्मित है। किस पीरियड में इसका डेवलपमेंट हुआ, वो है आपका आर्कियन युग। आगे इसमें देखें जो रॉक्स हैं उसका क्या क्रम है। सबसे पहले इस वाले डायग्राम को देख लेते हैं। आर्कियन रॉक सिस्टम, इसके अंदर आपका एक आता है आर्कियन सिस्टम, दूसरा आता है धारवाड़। आपसे कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है सीक्वेंस इनके कंस्ट्रक्शन का। तो सबसे पहले आर्कियन सिस्टम आएगा, उसके बाद धारवाड़ सिस्टम आएगा, फिर कुडप्पा, उसके बाद विंध्यान सिस्टम, उसके बाद कार्बोनीफेरस सिस्टम जिसमें द्रविडियन रॉक सिस्टम के अंतर्गत जो है ये आता है। इसके बाद जब हम आर्यन रॉक सिस्टम की बात करेंगे तो सबसे पहले गोंडवाना सिस्टम, फिर मीजोजोइक सिस्टम, फिर डेक्कन ट्रैप, और उसके बाद आपका टर्चरी सिस्टम। सो ये सीक्वेंस आपको एज इट इज़ याद रखना है। एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है कि किस क्रम में चट्टानों का निर्माण हुआ। सो सबसे पहले आर्कियन, उसके बाद धारवाड़, उसके बाद आपका कुडप्पा, फिर विंध्यान, उसके बाद कार्बोनीफेरस, फिर गोंडवाना, फिर मीजोजोइक, उसके बाद डेक्कन ट्रैप, और उसके बाद टर्चरी सिस्टम। तो यहाँ पर देखें, अगर हम डेक्कन ट्रैप तक की बात करें तो सबसे बाद में जो है डेक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं तो प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में चट्टानों के निम्न क्रम मिलते हैं। पहला है आपका आर्कियन क्रम की चट्टानें, जो अभी हमने इस इमेज के थ्रू देखा था। ये प्राचीनतम और प्राथमिक चट्टानें हैं जो नीस और सिस्ट के रूप में रूपांतरित हो चुकी हैं। बुंदेलखंड, नीस और बेलारी नीस, ये इनमें से सबसे प्राचीन है। यानी कि बुंदेलखंड की जो नीस की चट्टानें हैं वो, और बेलारी, ये दोनों सबसे पुरानी चट्टानें हैं। बंगाल नीस और नीलगिरी नीस की बात करें तो ये भी इन्हीं चट्टानों के एग्जाम्पल है, यानी कि आर्कियन रॉक के ही ये एग्जाम्पल हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसके अंदर जीवाश्म नहीं पाए जाते। ठीक है, चलो आगे देखते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में।
ये जो चट्टानें हैं ये भी आपकी आर्कियन क्रम की ही चट्टानें हैं, और जो आर्कियन क्रम की प्राथमिक चट्टानें थीं उसके अपरदन और निक्षेपण से इनका निर्माण हुआ, और ये कैसी हैं, परतदार चट्टानें हैं। ये अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी हैं एवं इसमें भी जीवाश्म नहीं मिलते। सो आर्कियन रॉक्स को हमने दोनों में देखा, एक तो आर्कियन रॉक हो गई, दूसरा हो गया आपका ये वाली चट्टानें, तो दोनों के अंदर ही जीवाश्म जो है वो प्राप्त नहीं होते हैं। कर्नाटक के धारवाड़ और बेलारी जिला, इसके अलावा अरावली श्रेणियाँ, बालाघाट, रीवा, छोटा नागपुर, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर ये चट्टानें मिलती हैं। भारत की सर्वाधिक खनिज भंडार इन्हीं चट्टानों के अंदर मिलते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ज़रूर याद रखना कि इसके अंदर एक तो जीवाश्म नहीं मिलते, दूसरा यहाँ पर खनिज बहुत ज़्यादा है। और इनकी जो लोकेशन है, कहाँ पर ये चट्टानें पाई जाती हैं, तो वो है आपका धारवाड़, बेलारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक का। इसके अलावा अरावली रेंजेस, बालाघाट, रीवा, छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर वैसे भी आपको मुझे लगता है पता ही होगा कि कितना ज़्यादा मिनरल रिच है वो, और उसे भारत का रुर भी कहा जाता है। लौह अयस्क, तांबा और स्वर्ण इन चट्टानों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पर आती हैं आपकी कुडप्पा क्रम की चट्टानें। इनका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आर्कियन युग की चट्टानें, उसके बाद धारवाड़, उसके बाद थर्ड नंबर पर कुडप्पा। इस प्रकार ये भी परतदार चट्टानें हैं जो अपेक्षाकृत कम रूपांतरित हैं, परंतु इनमें भी जीवाश्मों का अभाव है। सो ना तो आर्कियन युग की जो चट्टानें, ना ही धारवाड़ क्रम की चट्टानें और ना ही कुडप्पा क्रम की चट्टानें, किसी में भी जीवाश्म जो है वो नहीं पाए जाते। इनके लोकेशन की बात करें, कृष्णा घाटी, नल्ला मलाई पहाड़ी क्षेत्र, पापा पानी, चेयार घाटी, ये वो लोकेशन है जहाँ पर कुडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं विंध्यान क्रम की चट्टानों की। सो कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद इनका निर्माण हुआ। इनका विस्तार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम तक का क्षेत्र है पूरा। विंध्यान क्रम के परतदार चट्टानों में बलुआ पत्थर ये मिलते हैं। सो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि विंध्यान क्रम की जो चट्टानें हैं इसमें बलुआ पत्थर मिलता है, और ये कुडप्पा की जो कुडप्पा क्रम की चट्टानें उसके बाद इनका निर्माण हुआ। इन चट्टानों का एक बड़ा भाग डेक्कन ट्रैप से ढका हुआ है। अब यहाँ पर ये जो अपने आप स्क्रीन पे वो देख रहे हो, मैप देख रहे हो, इसमें सबसे पहले आर्कियन या फिर पुराना सिस्टम, ये चट्टानें हैं, उसका लोकेशन दिया हुआ कहाँ कहाँ पर है। इसके बाद धारवाड़ क्रम की, ये जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था। इसके बाद कुडप्पा और विंध्यान रेंजेस, विंध्यान क्रम की चट्टानें, तो वो यहाँ यहाँ इन लोकेशंस पे पाई जाती हैं। ये आपको एज इट इज़ याद रखना है। पीडीएफ लेके आप मल्टीपल टाइम्स इसको रिवाइज कर सकते हो, जैसे मैंने बताया टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हो। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और आप लोगों को बताना है कि अगर आप लोग किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली यूपी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो पीसीएस हो गया या फिर समीक्षा अधिकारी, सो दोनों के लिए ही आप घटना चक्र कि अगर इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हो समराइज्ड वे में, ठीक है, सो आप वो परचेस कर सकते हो। 99 रुपीज़ उसका जो है प्राइस रखा गया है। वो पूरा समराइज्ड है, मतलब अगर बुक आपकी तकरीबन 900 पेजेस की है तो जो समराइज्ड वर्जन है ये तकरीबन आपका 250 पेजेस का है, जिसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, चलो गोंडवाना क्रम की चट्टानों की बात करें तो ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरासिक युग तक जो है इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। ये चट्टानें कोयले के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों की महत्ता किस वजह से है, क्योंकि यहाँ पर कोयला बहुत ज़्यादा पाया जाता है। भारत का तकरीबन 98% कोयला वो किसका है, आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही है। ये परतदार चट्टानें, तो अभी तक जितनी चट्टानें हमने देखी, चाहे आर्कियन, चाहे धारवाड़, चाहे कुडप्पा, चाहे विंध्यान, सब कैसी हैं, परतदार हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें भी कैसी हैं, परतदार हैं। इनमें मछलियाँ और जो रेंगने वाले जीवाश्म हैं, मतलब जीव हैं, उनके अवशेष यानी कि जीवाश्म जो है वो पाए जाते हैं। अभी तक जो हमने चट्टानें देखी उसके अंदर जीवाश्म का अभाव था, लेकिन गोंडवाना में जीवाश्म पाए जाते हैं। दामोदर, महानदी, गोदावरी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसमें इन चट्टानों का सर्वोत्तम रूप देखने को मिलता है। इसके बाद दक्कन ट्रैप की बात करें या फिर डेक्कन ट्रैप की बात करें तो इनका निर्माण काल आपको सबका याद रखना है। ठीक है, कब हुआ, मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में इसका निर्माण हुआ, ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है। विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से इसका निर्माण हुआ, यानी कि ज्वालामुखी
में जब दरार मतलब नीचे दरार पड़ी, ज्वालामुखी का उद्भेदन हुआ, मतलब लावा ऊपर निकल के आया और उसकी वजह से जो है कहीं कहीं 600 से 500 मीटर और कहीं कहीं 3000 मीटर की मोटाई तक बेसाल्टिक लावा का जमाव मिलता है, जो दक्कन ट्रैप है। राजमहल ट्रैप, इसका निर्माण जो है वो इससे पहले हुआ था। किससे? दक्कन ट्रैप से पहले आपका राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ था। ये जुरासिक कल्प में हुआ था। इसके बाद बात करें कि प्रायद्वीपीय पठार का महत्व क्या है, यानी कि जो पेनिनसुलर ये पूरा हमारा एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या महत्व है इस पठार का। सबसे पहले जल विद्युत उत्पादन की बात करें, सो भौगोलिक रूप से दक्कन का पठार ये लंबवत संचलन के उदाहरण रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ पर जलप्रपात यानी कि झरने बहुत हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल हुआ है। दूसरा, सिंचाई व्यवस्था। पठारी भागों पर अनेक प्राकृतिक खड्ड हैं, यानी कि बड़े बड़े गड्ढे हैं, जहाँ से जो है तालाबों की अधिकता है इस वजह से, और यहाँ पर सिंचाई व्यवस्था जो है तालाबों के थ्रू संभव हो पाई है। इसके बाद कृषि की बात करें तो कृषि में कपास की खेती, आप सबको पता है कि दक्कन का जो लावा पठार है उसके अपक्षय और अपर्दन से उपजाऊ काली मिट्टी इसका निर्माण हुआ, और ये काली मिट्टी किसके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद है? कपास की खेती के लिए। मसाले हो गए, चाय, कॉफ़ी, इन सब की खेती की बात करें तो वेस्टर्न घाट के अधिक वर्षा वाले जो समतल उच्च भाग हैं वहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, और इस लेटराइट मिट्टी में मसाले, चाय, कॉफ़ी इस सब की खेती की जाती है। सो इस वाले पॉइंट को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो एक तो ये कि जो पश्चिमी घाट है वहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है उन इलाकों में जो कि समतल उच्च भाग हैं, ठीक है, और वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, और वहीं पर मसाला, चाय, कॉफ़ी इस सब की खेती पॉसिबल है। इसके बाद बात करें अनाज, चावल, तंबाकू और सब्जियों की खेती की। सो प्रायद्वीपीय पठार के जो शेष भाग हैं, अभी तो हमने समतल उच्च भूमि की बात करी, अब उन भागों की जो उसके अलावा हैं वहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है, और लाल मिट्टी में मोटा अनाज, चावल, तंबाकू और सब्जियाँ इसकी खेती की जाती है, ठीक है। सो जब मसाला, चाय और कॉफ़ी की बात करेंगे तो उसके लिए सूटेबल कंडीशन ये है कि बारिश बहुत ज़्यादा चाहिए और लेटराइट मिट्टी चाहिए, तो वहाँ पर उसकी खेती होती है। और जब हम बात करेंगे दूसरे इलाकों की जहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है, तो लाल मिट्टी में मोटा अनाज, चावल, तंबाकू और सब्जियों की खेती होती है। इसके बाद वन क्षेत्र की बात करें तो वेस्टर्न घाट में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिस वजह से वहाँ पर जो आपका पेड़ पौधे हैं ये बहुत ज़्यादा उगते हैं, और यहाँ पर सागवान, देवदार, आबनूस, महोगनी, चंदन, बांस ये सब वो वृक्ष हैं जिनसे जो है बहुत ज़्यादा मॉनेटरी रूप में फ़ायदा उठाया जाता है, और सदा हरित वन जो है वो वहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद पशुपालन की बात करें, ये जो पठार है इसके आंतरिक भाग जहाँ पर बारिश कम होती है उन क्षेत्रों में उष्ण घास भूमियाँ मिलती हैं, और जहाँ पर जो है पशुपालन संभव हो पाया है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खनिज संपदा, जिसकी स्टार्टिंग में भी हमने बात करी थी, तो प्रायद्वीपीय पठार में सोना, तांबा, लोहा, यूरेनियम, बॉक्साइट, कोयला, मैग्नीज ये सारे खनिज मिलते हैं। जर्मनी का जो रुhr प्रदेश है उसी के समान जो छोटा नागपुर का पठार है उसको भारत का रुhr प्रदेश भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खनिज संसाधनों की विशाल भंडार मौजूद है। इन्हीं खनिज संसाधनों के आधार पर यहाँ विभिन्न खनिज आधारित उद्योग धंधों की स्थापना संभव हो सकी है। अब ऑब्वियसली बात है कि जब मिनरल रिसोर्सेज जहाँ पर होंगे तो वहीं पर पूरा जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका डेवलपमेंट होगा जो कि उस पर बेस्ड हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बंदरगाह और पोताश्रय, यानी कि जहाँ पर पोर्ट बनाए जा सकते हैं, ठीक है। सो पठारी बाग के जो तटीय भाग हैं वहाँ पर अनेक खाड़ियाँ और लेगून मिलते हैं जहाँ पर बंदरगाह और पोताश्रय इसका निर्माण संभव हो सका है। सो ये तो सारी बात हो गई जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है उसकी। अब उत्तर की जो विशाल पर्वतमाला है, यानी कि हम यहाँ पर हिमालय के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कि हिमालय के निर्माण के संबंध में कौन कौन से सिद्धांत हैं जो आज की डेट में वैलिड माने जाते हैं। एक है आपका कोबर का भूसन्नति सिद्धांत।
अब भूसन्नतियों की बात करें तो भूसन्नतियों को क्या मतलब है भूसन्नति से, तो भूसन्नति का मतलब क्या है कि लंबे, सकरे और छिछले जलीय भाग, ठीक है, मतलब जो लंबाई में बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा गहराई में पानी नहीं होगा और सकरे होंगे, यानी कि कुछ इस तरीके से, ठीक है, बहुत चौड़ी वाटर बॉडी नहीं होगी, पतली होगी, लंबी होगी और यहाँ पर पानी जो है बहुत गहराई तक नहीं होगा। सो इन चीज़ों को क्या बोला जाता है, इन जगहों को भूसन्नति बोला जाता है, ठीक है। तो कोबर ने भूसन्नतियों को पर्वत का पालना कहा है। कोबर के अनुसार आज से तकरीबन 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर टेथिस भूसन्नति थी, जो उत्तर के अंगारा लैंड और दक्षिण के गोंडवाना लैंड इन दोनों को अलग करती थी। मतलब यहाँ पर अंगारा लैंड और यहाँ पर आपका गोंडवाना लैंड, बीच में क्या थी, ये पूरी भूसन्नति थी, टेथिस सागर यहाँ पर था, ठीक है। और ये कैसा था, पतला, सकरा और छिछला, यानी कि पानी बहुत गहराई तक इसमें नहीं था। इन दोनों भूमि के अवसाद टेथिस भूसन्नति में क्रमिक रूप से जमा होते रहे, चाहे वो गोंडवाना लैंड की बात करें या फिर हम अंगारा लैंड की बात करें। यहाँ से जो सेडिमेंट्स थे वो इसके अंदर इकट्ठे होते चले गए और इन अवसादों का क्रमशः अवतलन होता रहा, ये ऊपर उठते रहे, जिसके फलस्वरूप दोनों संलग्न अग्र भूमियों में दबाव जनित भू संचलन उत्पन्न हुआ। मतलब इन जो लैंड था वो आगे सरकने लगा, जिससे क्या है, क्यूनलून और हिमालय की जो काराकोरम रेंजेस हैं उसका निर्माण हुआ। वलन से जो अप्रभावित रहे, यानी कि जो फोल्ड्स बने उस फोल्ड से जो इफेक्ट नहीं हुए या फिर बहुत कम इफेक्ट हुए, जो कि मध्यवर्ती क्षेत्र था, वहाँ पर तिब्बत के पठार का निर्माण हुआ, ठीक है। इसके बाद मॉर्गन और आइजैक का जो प्लेट टेक्टोनिक या फिर प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, ये सबसे ज़्यादा वैलिड माना जाता है। इन्होंने क्या बोला कि 7 करोड़ वर्ष पहले भारतीय प्लेट जो थी वो उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित जो यूरेशियन प्लेट थी उसकी ओर गतिशील थी, यानी कि ये आपकी यूरेशियन प्लेट है और ये इधर इंडियन प्लेट है, ठीक है। सो इंडियन प्लेट इधर की ओर मूव करना शुरू करी। जब मूव करना शुरू करी तो बीच में यहाँ पर टेथिस भूसन्नति थी, तो इसके अंदर जो सेडिमेंट्स थे वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगे और वही मतलब वो क्रम आज भी जारी है और उसी की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। सो 2 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व ये भूभाग अत्यधिक निकट आ गए, जिससे टेथिस के जो सेडिमेंट्स थे, जो अवसाद थे, उसमें फोल्ड पड़ने लगे और उससे हिमालय का जो उत्थान था वो स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं इनको ज़रूर याद रखना, क्योंकि प्रीलिम्स में यहीं से पूछा जाएगा। सेनोजोइक महाकल्प का जो इयोसीन और ओलिगोसीन पीरियड था उसमें वृहद हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है। सो जो ग्रेट हिमालयाज है वो कौन से टाइम में डेवलप हुए, इयोसीन और ओलिगोसीन में, जो कि सेनोजोइक महाकल्प के अंतर्गत है। इसके बाद मायोसीन की बात करें तो इसमें पोटवार क्षेत्र के जो अवसाद थे उसमें फोल्ड पड़े और उससे बना आपका मध्य हिमालय। तो सबसे पहले वृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय या फिर हम कहें लघु हिमालय, उसके बाद प्लायोसीन कल्प, इसमें शिवालिक का निर्माण हुआ। क्वाटरनरी या फिर नियोजोइक महाकल्प की बात करें तो उसके प्लीस्टोसीन और होलीसीन कल्प में भी इसका निर्माण होता रहा है, किसका, शिवालिक का, ठीक है। सो ये अलग अलग पीरियड हैं जिसमें हिमालय के जो अलग अलग रेंजेस हैं उसका निर्माण हुआ। वृहद हिमालय का इयोसीन और ओलिगोसीन, जो कि सेनोजोइक महाकल्प के पार्ट हैं। लघु हिमालय की बात करें मायोसीन कल्प में, और जब हम बात करते हैं शिवालिक की तो प्लिस्टोसीन कल्प, ठीक है। इसके अलावा क्वाटरनरी और नियोजोइक महाकल्प के जो प्लिस्टोसीन और होलोसीन कल्प हैं उसमें भी इसका निर्माण होता रहा है। इसके बाद आगे देखते हैं कि हिमालय एक युवा पर्वत है जिसका उत्थान अभी भी जारी है, अभी भी हिमालय जो है ऊपर उठ रहा है। हिमालय से अगर हम बात करें तो हिमालय के उत्थान के अभी भी जारी रहने की जो संकेत हैं वो हमें कैसे प्राप्त होते हैं, कैसे पता चलता है कि हिमालय जो है आज भी ऊपर उठ रहा है। पहली बात यह कि हिमालय के क्षेत्र में जो भूकंप आता है उससे इस बात के संकेत मिलते हैं कि हिमालय जो आज भी जो है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, मतलब उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है। जो हिमालय की नदियां हैं वो निरंतर जो है अपने मार्ग में परिवर्तन करती हैं। कैसे कि अगर सपोज कोई नदी इस तरीके से यहाँ पर बह रही है और धीरे धीरे हिमालय जो है ऊपर बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो ये नदी जो अभी यहाँ पर बह रही थी वो और नीचे इस तरीके से बहेगी, ठीक है। तो उसका जो मार्ग परिवर्तन है वो मार्ग परिवर्तन इस बात की ओर संकेत करता है कि हिमालय की हाइट जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसके बाद झील निक्षेप करेवा, इसका पीर पांजाल श्रेणी में 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर प्राप्त होना, ये भी एक संकेत है जिससे पता चलता है कि हिमालय की हाइट लगातार बढ़ रही है।
इसके बाद हिमालय का जो महत्व है, क्यों हिमालय हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम पॉलिटिकल वे में बात करें, सो हिमालय जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक और राजनीतिक सीमा बनाता है। इसकी भौगोलिक परिस्थिति के कारण ही भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो शेष एशिया से अलग हुआ है। ठीक है, हिमालय जो है वो डिवाइड करता है बाकी जो एशिया है उससे इंडिया को। जलवायु की दृष्टि से अगर हम बात करें, सो ध्रुवीय हवाएं जो आपके यूरोप से चलती हैं, ध्रुवीय हवाएं, उनको ये रोकता है। यूरोप से मतलब, या फिर हम कहें पोलर रीजन से जो ये सब हवाएं आ रही हैं, उन हवाओं को ये रोकता है, वरना हमारा पूरा उत्तर का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता। ठीक है, इन हवाओं के प्रकोप से मतलब बचाता है। वर्षा की बात करें, इसी तरीके से अगर वर्षा काल में देखें तो हिमालय जो है मानसूनी हवाओं को रोकता है और उसकी वजह से भारतीय भूभाग में पर्याप्त वर्षा होती है और उसी वर्षा पर हमारा जो एग्रीकल्चर है वो डिपेंड करता है। अगला है आपका इरिगेशन या और कृषि की बात करें, सो हिमालय की नदियां आपको पता है सतत वाहिनी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ग्लेशियर हैं, वो लगातार पिघलते रहते हैं, जिसकी वजह से नदियों में पानी बना रहता है। इन नदियों के वर्षा वाहिनी होने के कारण यहाँ विभिन्न सिंचाई परियोजनाएं संपन्न हो पाती हैं, मतलब बांध वगैरह बनाए जाते हैं, नहरें बनती हैं। ठीक है, अब सतलज की बात करें, यमुना, गंगा, ये वो नदियाँ हैं जिनसे नहरें निकाली गई हैं और ये इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है कि इरिगेशन की फैसिलिटी जो है वो हिमालय की वजह से पॉसिबल हुई है। क्योंकि अगर हिमालय नहीं होते तो ग्लेशियर नहीं होते, ग्लेशियर नहीं होते तो नदियाँ सतत वाहिनी नहीं होती। सतत वाहिनी मतलब उनके अंदर पूरे साल जो है पानी नहीं रहता। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर नहरें निकालना भी पॉसिबल नहीं होता। इसके बाद उत्तरी जलोढ़ मैदान निकालना पॉसिबल का मतलब ये है कि नहरों में पानी नहीं आता। ठीक है, उत्तर का जो जलोढ़ या फिर एलुवियल सॉइल है, अब वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। उसके उपजाऊ होने से यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है बहुत बड़ी मात्रा में हो पाता है। पूरा हमारा नॉर्थ का जो एरिया है, यूपी, बिहार, हरियाणा, ये सब जो राज्य हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर पॉसिबल है या फिर फसलें उगाई जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी है। और वो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी वो कैसे आई? वो आई नदियों के द्वारा जो अवसाद लेके आए गए उसकी वजह से। खनिज संसाधन की बात करें, सो हिमालय जो है ये कोबाल्ट, निकेल, जस्ता, तांबा, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये वो धात्विक खनिज संसाधन हैं और जो यहाँ पर मिलते हैं। और इसकी जटिलता जो है वो भूगर्भिक संरचना के कारण धात्विक खनिजों का खनन अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया, बट यहाँ पर ये सारे खनिज अवेलेबल हैं। ठीक है, यहाँ कोयला, पेट्रोलियम जैसे अधात्विक संसाधन भी उपलब्ध हैं। सो एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आपसे आता है कि हिमालय में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि धात्विक खनिज भी यहाँ पर हैं और अधात्विक खनिज भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद वन संसाधन की बात करें, सो ये तो आपको अच्छे से पता है कि हिमालय का क्षेत्र जो है वहाँ पर सागवान, शीशम, ओक, इसके अलावा लारेल, देवदार, मैग्नेलिया, बांस, ये सारे वन जो है वो अत्यधिक मतलब मात्रा में वहाँ पर मौजूद हैं और ये हमारे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इन वन क्षेत्रों में दुर्लभ जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, जिसकी वजह से जो आयुर्वेद का पूरा उद्योग है, जो इंडस्ट्री है आयुर्वेद की, वो डेवलप हो पाई है। इसके बाद जैव विविधता की बात करें तो हिमालय क्षेत्र में शीतोष्ण घास भूमियों पर यहाँ के जो पशु हैं, चाहे भेड़ बकरी की बात करें, वो उस पर निर्भर रहते हैं। हिमालय विभिन्न प्रकार के जंगली जीव जंतुओं का विशाल आश्रय स्थल है, मतलब अलग अलग तरीके के जीव जंतु यहाँ पर रहते हैं क्योंकि वहाँ पर वन क्षेत्र है, उसमें वो रहते हैं। वास्तव में हिमालय क्षेत्र को जैव विविधता का विशाल भंडार भी कहा जा सकता है। इसके बाद उत्तर भारत का जो विशाल मैदानी भाग है, इसका निर्माण काल की बात करें तो प्लीस्टोसीन और होलोसीन कल्प, इसमें जो क्वाटरनरी और नियोजोइक महाकल्प के पार्ट हैं, उसमें उत्तर का जो विशाल मैदानी भाग है इसका निर्माण हुआ। ये निर्माण काल ज़रूर याद रखिएगा कि उत्तर का जो मैदानी भाग है उसका निर्माण कब हुआ? प्लीस्टोसीन और होलोसोइक कल्प में। ये भारत की नवीनतम भूगर्भिक संरचना है। आगे बढ़ते हैं। टेथिस भूसन्नति, इसके निरंतर सकरा और छिछला होने एवं हिमालय और जो दक्षिणी भारत की नदियां हैं उनके द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से ये जो पूरा मैदान है उत्तर का, ये इसका निर्माण हुआ। पुराना जो जलोढ़ है उसको बांगर के नाम से जानते हैं और जो नया जलोढ़ है उसको खादर के नाम से। ठीक है, तो इसको ज़रूर याद रखना है कि नया जलोढ़ जो है वो खादर के नाम से जाना जाता है और पुराना जलोढ़ जो है वो बांगर के नाम से जाना जाता है।
इस मैदानी भाग में प्राचीन वन क्षेत्रों के दब जाने से कोयला और पेट्रोलियम के क्षेत्र यहाँ पर मिलते हैं, जो उत्तर का मैदानी भाग है। इसके बाद मैदानी भागों का जो महत्व है, सबसे पहले जलोढ़ मृदा। अगर जलोढ़ यानी कि एलुवियल सॉइल है, दैट मीन्स कि वो फर्टाइल होती है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से एग्रीकल्चर बहुत डेवलप होगा। ठीक है। सो उपजाऊ मृदा के विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन वहाँ पर किया जा सकता है, जिससे हमारी जो पॉपुलेशन है, जो हमारे पशु हैं, उनको आहार मिल पाता है और अनेक कृषि आधारित उद्योग जो है उसके लिए कच्चा माल यहाँ पर अवेलेबल हो पाता है। इसके बाद सिंचाई और नहरी परिवहन की बात करें तो नदियों का क्षेत्र होने के वजह से इस प्रदेश में नहरें निकालकर सिंचाई और जो नहरी परिवहन है उसको भी किया जाना पॉसिबल है। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जब नदियाँ बह रही हैं तो नदियों से नहरें निकाल सकते हैं, वो नहरें जो हैं एग्रीकल्चर में हेल्प करेंगी, इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगी। इसके साथ में ही उन नहरों के माध्यम से जो है परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। इन मैदानी भागों में भूमिगत जल का विशाल भंडार मौजूद है, जिससे लोगों की जो सिंचाई और पेयजल संबंधी आवश्यकताएं हैं उसको भी पूरा किया जा सकता है। अब यहाँ पर सिंचाई का मतलब यह है कि जो ट्यूबवेल लगाकर यहाँ पर ज़मीन से पानी खींच के जो है इरिगेशन किया जा सकता है। मत्स्य पालन की बात करें सो इन मैदानी भागों में जो है मछलियाँ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ हैं और इसकी वजह से जो है यहाँ पर मत्स्य पालन का विकास भी वो किया जा सकता है। पेट्रोलियम पदार्थ की बात करें सो अवसादी भूगर्भिक संरचना के कारण जो है ये पेट्रोलियम पदार्थों के संभावित भंडार भी यहाँ पर मौजूद हैं। सड़क और परिवहन की बात करें सो भूमि के प्रायः समतल होने की वजह से इन क्षेत्रों में सड़क और रेल परिवहन का विकास अपेक्षाकृत आसानी से किया जा सकता है। सो ये कंप्लीट है आपका चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमने ये पूरा देखा भारत की जो भूगर्भिक संरचना है। ये पीडीएफ लेने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। अगर आप लोग यहाँ तक सारी बात मेरी सुने हैं तो एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप लोग समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए क्रैश कोर्स हम लेके आए हैं, उस क्रैश कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करिए। उसमें एकदम जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं वो आपको मिलेंगे समराइज्ड वे में। ठीक है, उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। इसके अलावा यूपी पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हो तो ये आपको इसमें भी हेल्प करेगा, क्योंकि जीएस ऑलमोस्ट दोनों में सेम होता है। इसके अलावा घटना चक्र की जो भारतीय इतिहास की पूर्वावलोकन की बुक है वो आप हमसे परचेज कर सकते हो, जिसका प्राइस 99 रुपीज़ है। पूरा समराइज्ड वर्जन है। और ये जो आरओ का हमारा क्रैश कोर्स है जिसमें आपको मात्र 500 रुपये का पेमेंट करना है, जिसमें आपको अगले 45 दिन तक यानी कि 15 दिसंबर तक ये हमारा कोर्स चलेगा। 15 दिसंबर तक डेली बेस पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा और उस पीडीएफ में सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे। ठीक है, सो ये सारी चीज़ आप कर सकते हो। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डेली बेस पर ये वीडियोज़ आते रहेंगे, इनको ज़रूर फॉलो करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।